हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस की इस नई वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ के तहत हम 50 क्वेश्चन के प्लानर सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत आज का दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रमुख परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन वीडियो टेस्ट सीरीज़ 66 बीपीएससी मेंस के लिए करवा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बीपीएससी 66 मेंस के प्रैक्टिस के लिए और उससे रिलेटेड अलग पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा है और आप अगर इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पहले प्रश्न को देखने के बाद ही दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़िए। तो चलिए आज के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नई परिभाषा क्या है? परिभाषा के में परिवर्तन से लाभ क्या क्या होंगे? एमएसएमई क्षेत्र के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी कि प्रमुख रूप से इस प्रश्न को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की न्यू डेफिनेशन को आपको बताना है और उस डेफिनेशन में चेंज करने का उद्देश्य क्या था और उद्देश्य से लाभ क्या क्या होंगे। यह एक पार्ट जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो बेसिक कोर स्टैटिक पार्ट है, जो एमएसएमई के क्षेत्र में महत्व क्या है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्यों महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है जब हम इसमें लिख रहे हैं तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को फोकस करके लिखेंगे और उस पर इसके बाद इसकी चुनौतियों को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ शब्द जो है चर्चा लिखा गया है तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको क्रियान्वयन या इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक नई परिभाषा दी है। 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद 14 वर्षों के बाद यानी कि 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की भाषा में परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई है। नई परिभाषा क्या है तो इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा क्योंकि पहले प्रश्न का पहला पार्ट है। तो जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कार्यवाही के टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 5 करोड़। सिमिलरली लघु इकाइयों यानी कि मध्य में जो है 10 करोड़ और निवेश में 50 करोड़, मध्यम इकाइयों को 20 करोड़ और निवेश के लिए 100 करोड़ रुपये, यानी इस लिमिट के बीच में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बांटा गया है। इससे जो है परिवर्तन से लाभ क्या होने वाली है तो पुरानी जो परिभाषाएं हैं उसको नया स्थान मिलेगा। जो 2006 में एक पुरानी परिभाषाएं थी उसको बदलकर 2014 में एक नई परिभाषा आएगी जो आगे चलकर लाभदायक हो सकती है। उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को ये पूरा करेगा, खासकर कि फार्मास्यूटिकल जो दवाई बनाने वाली कंपनियाँ हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि एमएसई के कई क्षेत्र के लंबे समय से परिभाषा में बदलाव की मांग कर रहे थे और ये उनकी मांगों के साथ कोहेरेंट रहेगा। लागत कम करेगा। जाहिर सी बात है कारोबार में लागत जो मानदंड पारदर्शी है क्योंकि अधिकारी जीएसटी नेटवर्क जैसे मंचों में माध्यम के कारोबार से प्रतिरक्षण कर सकते हैं। इसलिए नीति बनाना और उन्हें सुविधाजनक बनाने से एमएसएमई के साथ साथ सरकार के लिए भी, दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। नई व्यवस्था के अनुरूप होगा। व्यापार करने में इससे सुगमता बढ़ेगी क्योंकि टैक्स रेट और टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जैसे ही हमने इसका रीजन बढ़ा दिया है तो अलग अलग व्यक्ति को, जो पहले खासकर की जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वैसी बहुत सी इंडस्ट्री जो इन दायरों में नहीं आती थी, इन दायरों में, इंडस्ट्रीज़ के दायरों में कुछ टैक्स की छूट मिलती है। अब वो दायरा बड़ा करने से ज़्यादा कंपनियों को इन टैक्स में छूट मिलेगी और बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा जो आगे चलकर व्यापार एवं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। नए और पुराने उद्यमों के लिए अवसरों की समानता होगी, सूचना और प्रसार में पहुंच होगी। अब एमएसएमई क्षेत्र के महत्व क्या क्या है, यह एक मुख्य प्रश्न है। तो इसके महत्व है रोजगार, कृषि
के बाद सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार मिलता है तो भारत में लगभग 120 मिलियन लोगों को ये रोज़गार प्रदान करता है। योगदान तो एमएसएमई जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी और जीडीपी में 8% का योगदान करता है और ये भारत का कुल 45% यानी कि जो एक्सपोर्ट है में उसमें 45% उत्पादन कवर करता है। एमएसएमई भारत के निर्यात में 40% की हिस्सेदारी है और सरकार देश के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर और ज़्यादा ध्यान कर रही है। समावेशी विकास की कुंजी ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को रोज़गार पहुंचाता है। छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्रियाँ होती हैं, ग्रामीण उद्योग होती हैं, उनमें ये खास करके विशेष रोज़गार पहुंचाने के लिए काम करता है। और हाल जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में एमएसएमई जो एक बड़ा भूमिका निभा सकता है। जो रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। नवाचार को बढ़ावा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप होंगे, छोटे छोटे लोग नए नए आइडियाज़, छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों से इतर गाँव और शहरों में, जब छोटे शहरों में भी इस तरह के प्रयोग और इस तरह के उद्योग लगते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एमएसएमई द्वारा कुछ चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां क्या होती हैं? क्योंकि उनका आकार जो है वो छोटा होता है और अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से उनके पास फंड की कमी होने के कारण वो अप्रचलित प्रौद्योगिकी यानी कि अनसाइंटिफिक एंड अनकन्वेंशनल है ना, और अदर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाता है, जिसकी वजह से जो उनका कंपटीशन है, आउटर वर्ल्ड में कंपटीशन है, वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है क्योंकि बाकी कंपनियां उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और उससे उनके प्रोडक्शन में लागत में काफ़ी कमी आती है बतौर भारत की कंपनियों द्वारा। और इसी वजह से हमको भारत की कंपनियों को एक भारी कंपटीशन बाहर के मार्केट में और इवन देश की घरेलू मार्केट में भी, क्योंकि बाहर से कंपनी से चीन या यूरोपियन यूनियन के या जर्मनी जैसे देशों के प्रोजेक्ट ज़्यादा सस्ते होने के कारण आम लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू भारत के प्रोडक्ट्स और सामान। पूंजी की कमी, ऋण की कमी, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों को जल्दी बैंक जो है वो ऋण भी नहीं देती क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोलैटरल नहीं होता, ज़्यादा बिजनेस टर्नओवर नहीं होता, ऊंचे ऊंचे पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होते और इसी वजह से उनको ऋण में कमी मिलती है। 90% एमएसएमई जो वित्त पोषण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर काम करती है, जिससे उनको महंगे दर पर ब्याज लेना पड़ता है, जिससे उनका फ़ायदा जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और जब फ़ायदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार सृजन भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है। बाज़ार तक पहुंच जो उनकी उतनी सुगम नहीं होती क्योंकि वो छोटे छोटे उद्यम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स पर खर्च नहीं कर सकते हैं और इसीलिए बड़ी कंपनियों से यहाँ वो मार खा जाते हैं। कौशल और विकास में जो खास करके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अनुसंधान पर ये कंपनियाँ खर्च नहीं कर सकती क्योंकि इनका बजट कम होता है और इसी वजह से जो कौशल और क्षमता, जो एफिशिएंसी है, मारक क्षमता है या क्रियान्वयन की क्षमता है, वो एफिशिएंसी कम हो जाती है और इसी वजह से छोटे पैमाने पर परिचालन और कम लाभ जैसी चीज़ों पर ये काम करते हैं और रिसर्च और नवाचार में इसको ज़्यादा उद्यम नहीं मिलता। अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का जाल भी होता है। लगभग 94% एमएसएमई असंगठित क्षेत्र में है और इसका कोई खास डेटा, डिटेल और मैनेजमेंट नहीं होता, जिस वजह से ये जो एक काम चलाऊ व्यवस्था की तरह काम करता है और जागरूकता की कमी तो है ही। अब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे। तो समृद्धि प्राप्त करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में अपिलिप्त एमएसएमई को बड़ी फर्मों में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने की बात करता है। साथ ही सर्वेक्षण का उद्देश्य एमएसएमई की संख्या कम करना है और जिन्हें 100 या उससे कम श्रमिकों वाली छोटी कंपनियों में, फर्मों में परिभाषित किया गया, अपने छोटे छोटे आकार को कभी बढ़ा नहीं पाती हैं। और जिस तरह से जो 18-19 ने बताया कि जिस तरह से जो कम किया गया उनकी संख्या को और वो बाद में चलकर उसके लिए नुकसान हुआ था, तो 18-19 ने ये बताया था कि ये डेफिनेशन बड़ा करने से क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियों का जो डेफिनेशन बढ़ेगा उनका मार्जिन बढ़ेगा और बहुत सी कंपनियां जो हैं वो टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगी पिछले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में। निष्कर्ष इसमें ये लगता है कि भारतीय एमएसएमई सेक्टर जो है राष्ट्रीय आर्थिक ढांचों को रीढ़ की हड्डी है। किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ का एमएसएमई ही उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और भारत जैसे डेवलपिंग यानी विकासशील देशों में, जहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अपनी बड़ी से बड़ी है और सारा आधा से ज़्यादा भारत जो है गांव में बसता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पकड़ बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मध्यम और लघु उद्योग ही काम आएंगे और ख़ास करके ऐसे उद्योग जो खेती या फिर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए
खेती के प्रोडक्ट से जुड़े हुए हों, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हों, वो आगे चलकर जो ग्राम स्वराज महात्मा गांधी जी का सपना था और भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, अगर उसको फॉलो करना है तो ये जो एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा। इसको अधिक से अधिक कम दर पर ब्याज की सुविधा देनी होगी ताकि ये रोज़गार का सृजन करे, और जब रोज़गार का सृजन होगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगी और जो असमानता भी धीरे धीरे इससे दूर होगी। इस तरह से आप इसका निष्कर्ष कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका अंग्रेजी वर्जन। सो व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? What are the benefits of changes in the definition? Discuss the significance and challenges faced by the MSME sectors in the recent scenario. So the Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCA, has revised the definition and it has been applied from 13th May 2020, which was initially came into under the MSME Development Act 2006. And the new definition occurs as micro units under the investment of 1 crore to the turnover of 5 crore. Similarly, smaller units, investment of 10 crore and turnover of 50 crore. Medium units, investment of 20 crore and turnover of 100 crore rupees. So this is the basic definition and it's catering the first part of the question. Now second part of the question, what are the benefits of the changes? So the benefit of changes, it replaces the outdated definition and includes a lot more of company into the tax relieving rate. It meets the long-standing demands of the industry, reduces the cost, aligning with the new tax regime, which is a growth-oriented regime and new to the GST and tax regime methods. It also enhances the ease of doing business, for which the present government is doing a very sharp job, and we have increased to a power position of a normal era. Similarly, it improves the information access as well. Now, turnover-based definition coupled with incentives for filing GST will encourage MSE to file taxes, transact through banks, and resulting in improved information availability in the structure of the policy maker. Now, what are the significance of the micro, small and medium enterprises? So first is, it is the highest employment generation after the agriculture, and directly and indirectly it employs or gives employment to 120 million people in India. Significance of its contribution is MSME accounts for 8% of the India's GDP and covers 45% of the total manufacturing unit. Along with that, it also covers 40% of the export, and government is focusing more increasing the share and to make it 60% of the approach in order to achieve the target of 5 trillion economy. It is key to inclusive growth because it is providing not only employment but also economic development in the smaller towns, in the smaller village areas, and that is very important for the sustainability and economic development of the tier 2, tier 3 and the village region in order to get complete inclusive development and to attain a 5 trillion economy target. That is promoting the innovation. So based on the new methods of Startup India, Stand Up India, Atmanirbhar Bharat, it is allowing more and more startups, more and more smaller ideas, smaller groups of people in different and remotest part of the country based on their geographical and financial needs, especially in the case of in the regions of food processing, agri processing, etc. New technologies have been designing, new startups have been made, and new technologies and new methodologies have been improved. Along with that, there are various issues and challenges which are faced by the MSMEs, and these are, the first one is small size and the lack of infrastructure, which is also an outdated technology. Due to lack of money availability, the infrastructure is small and they are not able to apply more and more research and development, and that is why they are being used as the conventional and outdated technology, which in turn making the competition of these companies not inside the foreign market but also inside the Indian domestic markets, and that is why they are further downgrading their profits as well as the turnover, because we can see the access of market is also low and there is non-availability and non-logistic facility because of the inadequate capital and credit facility, especially because they are in smaller in size and they do not have any kind of political connections or financial stronghold, and that is why 90% of these MSMEs are taking loans from non-infrastructure or non-formal sector at a very higher rate, which further downgrades their profit margin, and that is why the employment provided by these countries are not very fruitful and the employees are under a kind of a limit standard,
they do not prevail and they do not get what they should be getting in the city area, in the other areas. That is why the economic development is not as it has been destined to be. Another is skill and capacity development. Again, due to lack of infrastructure and lack of money availability, there is very less or rather minuscule amount of development in the research and development and target based planning market approach, and which is causing the derailment in the skill and development, which also leads to the inadequate social security net. That is approx 94% of the MSME sector is unorganized, having not proper data of the laborers as well as the manufacturing units. So it is working on a day-to-day basis, which is contributing to more of the informal sector economy and unparalleled gig economy structure. Now what can be concluded? So concluded is that to achieve the economic growth, the survey has talked about incentivizing the dwarf MSME and to grow their numbers, and which are defined as small firms of 100 or less workers, never go beyond their size, and that is why we need to increase and the numbers of dwarf firms and to make it in the MSME sector. Along with that, we need proper availability of the adequate cash, banking system, formal economic system, formal loan management, some more relaxation and inclusion of agriculture and processing, food processing, especially in the case of COVID pandemic, small oxygen concentrators, PPE kit manufacturers, mask manufacturer, vaccine manufacturer, vial manufacturer, the covers for which the vaccines are created, injection manufacturer. These kind of companies should be given loans and incentives in order to get and to reach the economic sustainability and economic profitable level, which at the turn will lead us to a 5 trillion economy. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe and take care of yourself as your family members. Goodbye.